नमस्ते बाटी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराएंगी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उन चारों वीडियोस में हम लोगों ने बेटा हर एक कॉन्सेप्चुअल, हर एक न्यूमेरिकल जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सारी की सारी डेरिवेशंस कंप्लीट किए हैं। और उसी की तरह आज वाला चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा वन शॉट में। चलिए, तो अब हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि एक मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या है बेटा, बेसिकली एक ऐसा मटेरियल जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हो। ठीक है, जो इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। इज इट क्लियर? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक मैग्नेट है तो वो दूसरे मटेरियल्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, ऐसे वाले मटेरियल्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग करूं, ठीक है, तो अगर मैंने एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग करा है तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे कोई भी दो सेम पोल्स होंगे जैसे नॉर्थ नॉर्थ या दोनों साउथ साउथ, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और अगर हमारे पास अपोजिट पोल्स होंगे नॉर्थ या फिर साउथ और नॉर्थ, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज की क्या है बेटा, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कहने का मतलब हम अगर एक मैग्नेट देखें, लेट अस सपोज ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मैं इसको बीच में से तोड़ देती हूँ। अगर मैंने इसके बीच में से तोड़ दिया तो अब क्या होगा बेटा, ऐसा होगा क्या कि ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल अलग अलग हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, जब मैंने इसके बीच में से दो हिस्से करे तो अब जो इसका ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ था, ये साउथ, ये खुद से साउथ बन जाएगा। और ये साउथ था तो इसका जो ये वाला पार्ट है दूसरे वाला, वो क्या हो जाएगा, खुद से नॉर्थ। इसीलिए बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिंगल नॉर्थ पोल कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। चाहे तुम इसके कितने भी छोटे पार्ट्स कर लेंगे तो उसका जो दूसरे वाला पोल है वो खुद से अपोजिट पोल बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे करें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है बेटा कि एक मैग्नेट जो है ना वो इंड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, अगर मानो कि मैंने नॉर्थ पोल रखा है मैग्नेट का एक बार के पास, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, और यहाँ पे मैंने कोई आयरन का बार रखा है। अच्छा, अब मैंने जो इसका आयरन का बार रखा है इसके पास, इसका मतलब क्या है बेटा, ये नॉर्थ पोल के पास रखा मैंने और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो आयरन बार है ये इसका क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और दूसरे वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये आयरन बार जो था वो भी किसकी तरह बिहेव करने लग गया है, मैग्नेट की तरह। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमने उसमें मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ साउथ पोल वो क्या कर दी है, उसमें इंड्यूस कर दी है। इज इट क्लियर? पहले ये सिंपल आयरन बार था, मैंने क्या करा, इसके पास एक मैग्नेट रखा। अगर मान लो लेट अस सपोज मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास इस आयरन बार को रखा है, तो इसका ये वाला एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड नॉर्थ पोल की तरह। इज इट क्लियर? चलो करें अब आगे। तो इसका मतलब ये जो आयरन बार था वो भी किसकी तरह बिहेव करने लग गया है, मैग्नेट की तरह। अच्छा, नेक्स्ट है रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन जो है वो श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है। ये कैसे पता लगेगा, देखो लेट अस सपोज कि मेरे पास जो है एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अगर मैं इसके पास एक आयरन लेके आऊं, ये कोई आयरन का बार है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसका नॉर्थ पोल इस आयरन बार को अट्रैक्ट कर रहा था। अगर मान लो कि ये जो दूसरे वाला पीस है
मैं इसका दूसरा एंड भी करूंगी तो भी वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। अब मान लेते हैं कि ये दूसरा भी कोई मैग्नेट है और ये पहले वाला ही मैग्नेट है जिसका कि क्या है हमारे पास, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, देखो अगर मैंने एक मैग्नेट लिया, एक आयरन बार लिया, तो ये आयरन बार हर कंडीशन में इस मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये एक मैग्नेट लिया और एक दूसरा मैग्नेट लिया। इस दूसरे मैग्नेट को अगर लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे ये आयरन बार लिया, यहाँ पे मैग्नेट लिया, ये वाला मैग्नेट और एक ये वाला मैग्नेट। ठीक है, तो एक सिचुएशन में अगर ये वाला मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो दूसरी सिचुएशन में ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट का मतलब क्या है, देखो मेरे पास ये मैग्नेट था, ठीक है, ये दो पीस है मेरे पास, मेरे को इन दोनों में से ये पता लगाना है कि कौन सा आयरन और कौन सा मैग्नेट है। ठीक है, तो अगर मैं आयरन का पीस लूंगी तो वो हर सिचुएशन में क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट ही करेगा, और अगर मैं मैग्नेट का पीस लूंगी तो इसका मतलब क्या है, वो अगर उसे एक तरफ से अट्रैक्ट करेगा तो दूसरी तरफ से क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहने का मतलब हम सिर्फ रिपल्शन से ही बता पा रहे हैं कि ये मैग्नेट था कि ये कोई आयरन का पीस था, वरना अट्रैक्शन तो दोनों ही शो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए बोलते हैं रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन से पता लग पा रहा है कि मैग्नेट था या आयरन पीस था, और अगर मैं अट्रैक्शन देखूं तो दोनों ही अट्रैक्शन शो कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो आगे करें। अब नेक्स्ट है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था ना, क्या था वो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम ऐसे ये भी यही है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। लेट अस सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ qm मान ली 1 मान लो, और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ qm 2 मान ली। तो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, और उसका भी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी। ठीक है, मैं कहने का मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो परमिट होंगे उस मटेरियल में से पास होने के लिए। चलो नेक्स्ट करें। अब आगे है मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या था कि दो चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे है। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है बेटा, टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी या फिर 2aq, वही यहाँ पे है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मैग्नेटिक पोल्स है, हमारी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस 2l है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, qm इंटू 2l। ठीक है, अब ये देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ना कोई एक मैग्नेट है, उसको बेटा मैंने कट करा, अगर इस डायरेक्शन में, अगर मैंने उसे लॉन्गिट्यूडनली कट करा है तो क्या होगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। और अगर मैंने उसे कट करा है ट्रांसवर्सली तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है qm वो क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। ठीक है, रिमेन सेम क्यों, क्योंकि अब दूसरे वाला पोल क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ से कट करा तो ये qm, तो ये भी यहाँ पे नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ। तो कहने का मतलब इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें अब आगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत हद तक चैप्टर 1 जैसा ही लग रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद कूलम्स लॉ उसमें पढ़ा था, कूलम्स लॉ इसमें पढ़ा, मैग्नेटिक डायपोल उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज, कहने का मतलब एक चार्ज पार्टिकल है छोटा सा टेस्ट चार्ज, उसको मैं रखूं तो वो उस चार्जेस की फील्ड के कारण कहाँ पे मूव करेगा, उसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, कि अगर मान लो कि मैंने एक नॉर्थ पोल रखा है, ठीक है, तो वो किस तरफ मूव करेगा अगर हम उसे फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच, पाथ जिसके अलोंग एक नॉर्थ पोल मूव करेगा अगर उसे फ्री छोड़ा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसकी दो डेफिनेशन है, या फिर हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द कर्व
टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, समझ आया? ये वाली डेफिनेशन नीचे वाली ज्यादा इजी है, अगर ये समझ में आ रही है तो इसे लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं बेटा? क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। कहाँ पे? विच स्टार्ट इन एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। देखो, लेट अस सपोज ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ मूव करती है? साउथ टू नॉर्थ। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो थी ना, वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती थी, जबकि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। कहने का मतलब आउटसाइड द मैग्नेट तो नॉर्थ से साउथ जाएंगी और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, चलो सेकंड देखो, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं एक साथ। क्यों नहीं क्रॉस करती है बेटा? क्योंकि क्रॉस जहाँ पे क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? दो पॉसिबल डायरेक्शन। कहने का मतलब हमारा अगर जो फ्रीली नॉर्थ पोल है वो इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं ना सकता। एक टाइम पे तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा अगर फ्रीली छोड़ा जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है इसका? इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। कहने का मतलब मैग्नेट के जो सर्फेस है उस पे कैसे एंटर करेंगी? नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाली प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोला है? द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड साइडवाइज। ये बोल रहा है कि जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इनके पास टेंडेंसी है टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। कैसे? देखो बेटा, लेट अस सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब वो किसको शो कर रहा है? अट्रैक्शन को। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा क्लोज, उसका मतलब होता क्या है? मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, और अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगे। इज इट क्लियर? करें अब आगे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में ना बेटा एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इन चारों में से किसी की भी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, पहले डेरिवेशन थी अब नहीं है, तो मैं इस वीडियो में डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे हमने एक मैग्नेट लिया है और उस मैग्नेट के वजह से हमें उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो कितनी आएगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब। सेम बिल्कुल उसी की तरह। उसमें याद है इलेक्ट्रिक वाले में क्या आता था फॉर्मूला? 2kp अपॉन में r क्यूब। देखो ये भी तो वही है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का मतलब तो कांस्टेंट ही है, तो 2kp अपॉन में r क्यूब। वहां पे p होता था डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे m होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलो देखो फिर इक्वेटोरियल पे क्या होती थी? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होती थी ना, सेम यहाँ पे भी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी? इक्वेटोरियल पे हाफ होगी। किसका? एक्सियल का। तो कितना? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r क्यूब। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? नॉर्थ टू साउथ, और पीछे डायरेक्शन कहाँ थी? साउथ टू नॉर्थ। वहां पे भी यही होता था, एक्सियल और इक्वेटोरियल की डायरेक्शन अलग अलग होती थी ना, यहाँ पे भी सेम वही रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क किसके बराबर होता था हमारा? टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। यहाँ पे टॉर्क किसके बराबर है? टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। और एम क्रॉस बी को और क्या लिख सकते हैं हम? क्रॉस हटाते हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि अगर मान लो ये भी डेरिवेशन सेम हमने किए हुई है पोटेंशियल वाले चैप्टर में, वहां पे मेरा ये डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल, और मेरे को इस डाइपोल को किसी एक एंगल पे था मान लो इनिशियली, और किसी दूसरे एंगल पे लेके जाना है। ठीक है, θ1 से θ2 मूव कराना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। चाहो तो इस माइनस को अंदर कर दो, कितना आ जाएगा? u इज इक्वल्स टू एम बी cos θ1
माइनस कॉज थीटा। ठीक है, चलो अब इसी के रिलेटेड दो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, अ बार मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है हमें। आगे पढ़ो क्वेश्चन। Rest with its center on a frictionless pivot, a force F is applied at the right angle to the axis of the magnetic moment 10 centimeter from the pivot. Distance कितना है, 10 centimeter. It is observed that the external magnetic field of, magnetic field की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, 0.25 टेस्ला is required to hold the magnet in equilibrium at an angle of theta भी given है, theta is equals to 30 degree with the field. Calculate the value of f, हमें f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा देखो, इन्होंने जो ये f अप्लाई करा है ना, वो राइट एंगल पे किया है एक्सिस के साथ, और टाउ का फॉर्मूला कितना होता है, r क्रॉस f। ठीक है, r क्रॉस f का मतलब r f साइन थीटा, और थीटा कितना आर और एफ के बीच में, 90। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई है, आर इंटू एफ। और अभी हमने टाउ की एक और वैल्यू भी पढ़ी ना, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। बेटा ये थीटा और ये थीटा में दोनों में चेंज है, ये थीटा किसके बीच में, आर और एफ के बीच में, और ये वाला थीटा किसके बीच में, एम और बी के बीच में। एम और बी के बीच का एंगल कितना दे रखा है इन्होंने, 30 डिग्री। चलो तो टाउ की वैल्यू आर एफ यहाँ पे पुट कर दो, इज इक्वल्स टू एम बी साइन 30 डिग्री। हमें निकालना है एफ, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0.25, साइन 30 कितना होता है, 1/2, और अपॉन में आर, आर की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, चलो सॉल्व करें अब इसे। 10 सेंटीमीटर है ना, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाया नीचे, 100 कैंसिल, कितना आ गया अब ये, 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 75/2, और नीचे है 100। ठीक है, इसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 3.75 न्यूटन। Is it clear? How will the equilibrium be affected if F is withdrawn? और अगर वहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये कौन से एंगल में जाएगी, जहां पे टॉर्क क्या होगा, 0। कहने का मतलब या तो थीटा 0 होना चाहिए था। Is it clear? करें अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है हमें, इज अलाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हमें θ1 गिवन है कितना, 60 डिग्री, और क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.44 टेस्ला, और क्या गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट, एम की वैल्यू कितनी है, 6, और ठीक है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालनी है, तो ये कितना है, एम बी कॉज θ1 माइनस कॉज θ2। चलो वैल्यूज पुट करें फर्स्ट पार्ट के लिए, m कितना है, 6, b की वैल्यू 0.44, कॉज θ1 कितना है, 60 डिग्री, माइनस कॉज θ2 कितना दिया है सेकंड पार्ट में, 90 डिग्री ना, बोला है नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। कॉस 90 0, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो u इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाय 2, कॉस 60 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 0.22, ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू 1.32 जूल।
ठीक है, चलो सेकंड पार्ट क्या बोला है, द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन इट फाइनल ओरिएंटेशन। अच्छा सेकंड पार्ट ये भी है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा इसका मतलब 180 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करो, u इज इक्वल्स टू एम बी cos 60 माइनस cos 180, cos 180 किसके बराबर होता है -1, तो ये कितना आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू m 6 इंटू 0.44, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 और ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 0.44, ये कितना आ जाएगा इंटू 3/2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 1.32 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3. ठीक है, अब थर्ड देखो, द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन केस 2। ठीक है, केस 2 में टॉर्क निकालना है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है एम बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन 180, साइन 180 कितना होता है जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मानो कि हमने ना एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसे रखा है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा अब मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और क्या इंड्यूस कर रही है, मैग्नेटिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आई बात समझ, जैसे मानो कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड की जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, अब उसके कारण उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उसमें। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो सोलेनॉइड है उसमें क्या आएगा, मैग्नेटिज्म, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर सोलेनॉइड के लिए लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी होती है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इज इट क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, देखो हमारे पास जो टोटल फील्ड होगी वो किस किस के कारण होगी, एक तो वो फील्ड जो कि एक्सटर्नल फील्ड है वहां पे, दूसरी वो चीज जो कि उसके खुद के अंदर इंड्यूस हुई है, उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे समझो कि मेरे पास एक मैग्नेट का बार है, ठीक है, एक मैग्नेट है और एक मेरे पास आयरन बार है, तो अब वो जो मैग्नेट है, अगर मैं उसके पास आयरन बार को रखूंगी तो आयरन बार में क्या होगा, मैग्नेट के जो पास वाला पोल है वो उसे अट्रैक्ट करेगा, दूसरे वाला, जैसे मानो कि ये मेरे पास कोई बार था मैग्नेट वाला और ये आयरन है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो आयरन वाले का ये वाला किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, साउथ पोल की तरह। अब इस आयरन का ये साउथ बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ बिहेव कर रहा है, तो ये जो आयरन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ये जो मैग्नेट है उसके पास दो फील्ड होंगी, एक तो एक्सटर्नल फील्ड कौन सी वाली, जो मैग्नेट के कारण है, दूसरी इसके अंदर जो फील्ड आई है वो फील्ड, तो कहने का मतलब टोटल फील्ड क्या होगी, टोटल फील्ड होगी इन दोनों का सम। इज इट क्लियर। देखो हमारी जो फील्ड है उसको मैंने बी नॉट, उसको किससे डिनोट करा है, म्यू नॉट एच से, और जो बी एम है जो कि मैग्नेटाइजेशन के कारण आई है उसको किससे डिनोट करा है, म्यू नॉट एम से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो हमारी फील्ड है उसकी एबिलिटी कि वो उस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, देखो अभी पीछे वही लिखा था, यहाँ पे लिखा था बी नॉट, बी नॉट की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, म्यू नॉट, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच।
तो H कितना आ जाएगा यहाँ से, बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट। इज इट क्लियर? तो H क्या है, बेसिकली वो एबिलिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कि वो कितना किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाएंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किससे डिनोट करते हैं, एम अपॉन वी। ये मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ से आया वो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ठीक है, देखो किसी भी एटम में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमारे यहाँ पे साइड में रिवॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोशन में, जिसके कारण क्या आएगा, करंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो करंट कैरिंग लूप होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेट है तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, अब एक एटम तो है नहीं ना यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई बात समझ? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से पास होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे हमने पढ़ा था ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल फर्स्ट चैप्टर में, सेम वैसी है ये भी। तो परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, मेजर द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और परमिएटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हम परमिटिविटी देखेंगे किसके कंपैरिजन में, फ्री स्पेस के। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन। वो सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटाइज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, किस किस से क्या डिफाइन करते हैं बेटा इसको, रेशियो को, इज इक्वल्स टू एम बाय एच। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू एम बाय एच। एम क्या था, अभी हमने पीछे करा था, एम और एच दोनों करे हैं ना अभी। एम क्या था हमारा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमारे पास जो है ना तीन तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल है, एक है तो डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो कि वीकली रिपेल्ड होते हैं, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे बेटा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और रिपेल्ड क्या लिखा है, सच सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, और कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक। अच्छा नेक्स्ट देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बेटा, जो मैग्नेटाइज होते हैं क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। तीसरी चीज कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स। ठीक है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर कहाँ मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट आता है क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लॉ, the susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature। susceptibility जो है वो inversely proportional होगी किसके, टेम्परेचर के। ठीक, और ये किस किस का ग्राफ बनाया है मैंने, m बाय एच का ग्राफ बनाया है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक हम इसे क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ रीजन, फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, सैचुरेट। ठीक है, नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सेम पैरामैग्नेटिक की तरह ही है, लेकिन वो क्या है, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा, ये क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ठीक है, चलो अब इनके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में।
दूसरी चीज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तीसरी चीज टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। अब देखो नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या है बेटा, द टेम्परेचर एट विच जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या बन जाए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूरी वेस लॉ। देखो इसका मतलब क्या है, जो ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अबव द क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कौन सा टेम्परेचर, जो एक्सेस टेम्परेचर है, कहने का मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर है वो। ठीक है, इंक्रीज जितना उसमें दोनों में चेंज है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डोमेन्स का मतलब क्या होता है। देखो पहले ना आसान भाषा में ऐसे समझो कि ना डोमेन्स का मतलब, जैसे मानो कि हमारी क्लास में कुछ मान लो ट्रिप पे जाना है, ठीक है, तो उसमें से कुछ ग्रुप ऐसे बनते हैं कि हमने जाना ही नहीं है, 4-5 बच्चों का ग्रुप। कुछ ऐसे कि हाँ हाँ हम तो चलेंगे ही चलेंगे, कंफर्म है। कुछ ऐसा ग्रुप होगा कुछ बच्चों का कि हम ये वाली चीज़ लेके जाने वाले हैं। कुछ ऐसा कि हम वहाँ पे ये वाली ड्रेस पहन के जाने वाले हैं। कहने का मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे बच्चों के। ठीक है, तो डोमेन्स का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। इज इट क्लियर? ठीक है, एक बार रीड करते हैं डेफिनेशन, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द नेबरिंग एटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्व्स इन स्पॉन्टेनियसली इन द कॉमन डायरेक्शन। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट अभी मैंने समझाया था ना, वहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है ना वो छोटे छोटे ग्रुप्स में एक दूसरे आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो वो जो उनके ग्रुप्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब अलाइन कर लेते हैं अपने आप को स्पॉन्टेनियसली इन अ कॉमन डायरेक्शन। देखो दिख रहा है, दो इस डायरेक्शन में, दो इस डायरेक्शन में, दो इसमें, दो इसमें। कहने का मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में अलाइन हो गए कुछ कुछ ग्रुप्स में। इज इट क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डोमेन्स। अब देखो होता क्या है, ये तो जब था जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। ये सेकंड पार्ट देखो बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी होगी तो ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो क्या है, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसी के कारण जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा भी दूं तो भी वो जो है मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे। कहने का मतलब वो मैग्नेटाइज होंगे, वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। जबकि जो हमारे पैरा और डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो परमानेंट मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। हमने करना है ये जो तीनों हमने डाया पैरा फेरा पढ़े हैं ना, इनकी सारी प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अभी यही है, बाकी सारी चीजें तो सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो हमें बेसिकली डाया पैरा फेरो एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो मैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके समझा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट, कि अगर मेरे पास कोई मैग्नेट होगा उसके कारण डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कैसे कैसे बिहेव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जो है डायामैग्नेटिक वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं किससे, मैग्नेट से। दूसरा पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, उनसे थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। और जबकि जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, अब इनका बिहेवियर मैं दिखा रही हूँ इन दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैंने डाया पैरा फेरो को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा। सबसे पहले देखो ये मैग्नेटाइज होंगे किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटाइज होंगे किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक जो होंगे वो मैग्नेटाइज होंगे सेम डायरेक्शन में। और ये क्या होंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैंने इनको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तब क्या होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो ये मूव करेंगे स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स फील्ड के। ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स फील्ड के, और ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स। इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, ये स्लोली मूव करेंगे वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स में, जबकि जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्विकली मूव करेंगे कहाँ से कहाँ, वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स। इज इट क्लियर, तीनों नेचर समझ में आ गए। अब नेक्स्ट है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो
अगर मैंने डायामैग्नेटिक को रखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा बेटा, अलाइन करेगा अपने आप को परपेंडिकुलर टू दी फील्ड। ठीक है, अगर मानो मैंने इसे रखा तो ये क्या करेगा, अलाइन करेगा अपने आप को पैरेलल टू दी फील्ड, और यहाँ पे रखेंगे तो भी ये अलाइन करेगा अपने आप को पैरेलल टू दी फील्ड। अगर मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में डाया पैरा फेरो को रखा तो डाया कैसे अलाइन करेगा, परपेंडिकुलर टू फील्ड, और पैरा और फेरो कैसे अलाइन करेंगे, पैरेलल टू दी फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी हमारी स्मॉल होती है और क्या होती है, नेगेटिव। इनकी ससेप्टिबिलिटी जो है पैरामैग्नेटिक की वो क्या होती है, स्मॉल होती है लेकिन पॉजिटिव, और इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा, देखो बेटा 1000 से भी ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी वैल्यू। इनकी परमिएबिलिटी क्या क्या होती है बेटा, डायामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी लेस देन 1। परमिएबिलिटी का मतलब तो पता है ना, अभी ये सारी चीजें मैंने समझाई थी। परमिएबिलिटी का मतलब कि कितनी फील्ड लाइंस उस मटेरियल्स में से जाएंगी क्रॉस करके, तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक में से कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस करके नहीं जाएगी। इसकी देखो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगी। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं परमेएबिलिटी वैल्यू। म्यू की वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए म्यू नॉट से कम होगी, इसमें म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा होगी, और फेरोमैग्नेटिक के लिए परमेएबिलिटी की वैल्यू म्यू नॉट से बहुत ज्यादा होगी। कहने का मतलब फ्री स्पेस के कंपैरिजन में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करने देंगे। समझ आ गई आसान भाषा में मतलब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्री स्पेस में से ज्यादा जाएंगी इन कंपैरिजन टू डायामैग्नेटिक। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी जो है डायामैग्नेटिक की इंडिपेंडेंट है, इसकी इनवर्सली है और इसकी भी इनवर्सली है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर मैंने अपनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया है तो क्या होगा, तो बेटा मैग्नेटाइजेशन सिर्फ तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, किसमें, डायामैग्नेटिक के लिए। फिर आता है पैरामैग्नेटिक का, कि जैसे ही उसको हटाएंगे तैसे ही मैग्नेटाइजेशन लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, तो इसमें क्या लिखा है, मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। इसका मतलब कि मैग्नेटाइजेशन फील्ड को जब हटा देंगे तब भी क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, रिटेन रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, वेरिएशन ऑफ एम विद एच। तो इसका क्या है, एम चेंजेस लीनियरली, एम और एच में रिलेशन कैसे है, लीनियर। अभी मैं ये ग्राफ बनवा दूंगी। इसका क्या है बेटा, एम चेंजेस लीनियरली विद एच एंड अटेन्स सैचुरेशन एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे सैचुरेट हो जाएगा। और इसका क्या है, एम चेंजेस विद एच नॉन लीनियरली एंड अल्टीमेटली अटेन्स सैचुरेशन, और फिर क्या है, सैचुरेशन को अटेन करेगा। ये इन तीनों के एग्जांपल, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, डायामैग्नेटिक का। देखो इसमें से कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस करके नहीं जा रही है। इसका देखो इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है, और इसका देखो इसमें से बहुत सारे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार ग्राफ और देख लेते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ किसका, ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ। कैसा ग्राफ शो करते हैं बेटा, ये इनवर्स डिपेंडेंस, कौन से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फिर ये किसका है, डायामैग्नेटिक का। डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। इज इट क्लियर, इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ किसके साथ है बेटा, विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने देखा था डायामैग्नेटिक का लीनियरली, पैरामैग्नेटिक भी लीनियरली, लेकिन फेरोमैग्नेटिक कैसा बिहेव करता है, नॉन लीनियरली। ठीक है, इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म इन मैटर। बहुत छोटा सा चैप्टर था और इस चैप्टर में मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है जो लास्ट में हमने करा, डाया पैरा फेरो वाला है ना, क्योंकि बाकी चीजें इस साल सिलेबस से डिलीट हो चुकी है तो फिर वो मैंने यहाँ पे करवाई नहीं है।
ये पूरी की पूरी वीडियो एकदम अच्छे से कर लेना अपने बोर्ड से पहले, ताकि अच्छे से स्कोर कर पाए, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो जो भी आपको पूरे इस वीडियो में, तो वो मेरे को कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।